बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां ऋषि सुनक का ही नहीं, भारत का भी काफी कुछ स्टेक पर है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इसी 22 मई को अचानक एंड वक्त पर पहले चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और इसके बाद 4 जुलाई यानी 2 दिन पहले वहां वोटिंग हो चुकी है। और जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि ब्रिटेन में 14 साल बाद एक बार फिर लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह ही भारत का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ऐसे में सत्ता बदलने के साथ भारत ब्रिटेन के रिश्ते भी बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत के लिहाज से अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि लेबर पार्टी के साथ भारत के रिश्ते उस तरह से नहीं रहे। लेबर पार्टी के जो एक्स चीफ थे जेरेमी कॉर्बिन, उनके भारत विरोधी तेवर किसी से छुपे नहीं हैं। वो न सिर्फ भारत के में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते थे, बल्कि आपको याद होगा कि कश्मीर मुद्दे पर भी उनका रुख भारत को अनकंफर्टेबल बनाता रहा है, क्योंकि वो कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड ही कर दिया और अब जो लेबर पार्टी की नई चीफ है एनालिसे डोड्स, उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अगर पावर में आई तो भारत प्रायोरिटी में होगा। यही नहीं, लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करने के लिए ऐलान किया था। भारत विरोधी मतलब स्पेशली खालिस्तान का मुद्दा, खालिस्तान सेंटिमेंट्स को, क्योंकि कनाडा और यूएस की तरह ब्रिटेन में भी खालिस्तान सपोर्टर्स का बड़ा अड्डा बन गया है। और अब लेबर पार्टी सत्ता में है तो उम्मीद यही की जा रही है कि इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, फिर भी ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ भी बदलेगा नहीं, जरूर बदल सकता है, क्योंकि अगर लेबर पार्टी पावर में आती है तो भारत के साथ एफटीए और वीजा समेत कई ऐसे मामले हैं जो खटाई में पड़ते नजर आएंगे। फिलहाल यूके और भारत के बीच कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन नई सरकार इसका क्या करेगी कोई नहीं जानता। फिलहाल दोनों देशों के बीच लगभग 38.1 बिलियन डॉलर का सालाना का कारोबार है। और यही नहीं, सन 2021 में यूके में भारत का करीब 9.3 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट था और ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट रुके। यही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में इंडियन डायस्पोरा अब देश का सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। 2011 की सेंसेक्स के मुताबिक यूके में भारतीय मूल के करीब 14 लाख लोग रहते हैं, जो कुल पॉपुलेशन के करीब 2.5% हैं। और यही नहीं, यूके के टॉप 100 बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में 9 इंडियंस शामिल हैं। साथ ही आज यूके में 18 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ब्रिटेन में किसी भी तरह की सरकार हो, वो भारत को दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ फैसलों पर भारत पर सीधे असर पड़ेगा, जो नेगेटिव असर डाल सकता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3.0 में अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना है। मैसेज क्लियर है, भारत जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वो रूस से तेल और गैस भी खरीदेगा और फ्रांस और अमेरिका से हथियार भी। वो ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा भी दिलाएगा तो पुतिन से दोस्ती का वादा भी निभाएगा। लेकिन बीते कुछ वक्त से जिस तरह से दुनिया 2 ध्रुवों में तेजी से शिफ्ट हुई है, वैसे में भारत के लिए आसान नहीं होगा। भारत के लिए अपनी नीति पर टिके रहना आसान नहीं होगा और भारत इसमें कितना कामयाब हो पाता है वो इन देशों के चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों के अंदर अपनी राजनीतिक क्षमता, स्ट्रैटेजी और जिस तरीके से ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं, और उस ग्लोबल लीडर के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है। भारत अपना एक स्टैंड रखता आया है और ये देखना होगा कि इन चुनाव के नतीजों के बाद भारत अपनी उसी ग्लोबल पॉलिसी, अपनी उसी फॉरेन पॉलिसी पर स्टैंड करता है या नहीं।